किसान भाइयों, जब भी किसी नई फसल की खेती करनी होती है तो आप लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ खेती की शुरुआत करते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड भी लेकर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे की प्रक्रिया आप लोग करते जाते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं पर गलती करते जाते हैं और लास्ट में जाकर जब आप देखते हैं कि आपका उत्पादन तो कम हुआ, आपको फायदा कम हुआ या कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, और फिर उस समय आप लोग एनालिसिस करते हैं कि हमसे गलतियां कहाँ पर हुई है। फिर याद आता है, भाई ऐसा हमने अगर यहाँ पर ये किया होता तो ऐसा हो जाता, यहाँ पर ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन फिर क्या, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो पछताने के सिवा और कुछ रहा नहीं। किसान भाइयों, ये सीजन चल रहा है धान की खेती का और मैक्सिमम किसान भाइयों ने सेलेक्ट कर लिया है कि हमको कौन सा सीड लगाना है और किस सीड से हमको ज्यादा उत्पादन मिलने वाला है। किसान भाइयों, आपने सीड का सिलेक्शन तो कर लिया है, लेकिन आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपने इसकी भी तैयारी कर ली है? यदि नहीं तो आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं आगे आपको क्या क्या करना है। नर्सरी से ही लेकर आगे की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आप यदि इन कार्यों को अपनी नर्सरी से ही कर लेते हैं तो आगे चलकर आपके धान के खेत में इतने भरपूर कल्ले निकलेंगे कि आप एक हाथ से उसको पकड़ नहीं पाएंगे और पूरा आपका जो पूरा खेत है उसमें शायद इतना उत्पादन आ जाए जो कंपनी बताती है उससे ज्यादा भी उत्पादन आ सकता है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे नर्सरी से ही और लास्ट तक आपको बताएंगे कि आप क्या क्या कार्य करेंगे जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों, लास्ट में हम कुछ दवाओं के बारे में भी जानकारी देंगे जो भरपूर मात्रा में कल्ले लेकर आती हैं। कहीं कहीं पर यदि आपने की थोड़ी बहुत गलतियां भी रह जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए हम ऐसी दवा आपके लिए लेकर आए हैं। यदि इन दवाओं का आप अच्छे से यूज करते हैं तो कल्ले बहुत ही ज्यादा मात्रा में और भरपूर मात्रा में आपके खेत में निकलने वाले। किसान भाइयों, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जिस खेत में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसकी मिट्टी की, तो वो हल्की मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। यदि बलुई दोमट या दोमट मिट्टी हल्की मिट्टी रहेगी तो जब आप नर्सरी उखाड़ने जाएंगे तो आसानी से नर्सरी उखड़ेगी और उसका जो जड़ है अच्छे से पूरी जड़ उसके साथ उखड़ के आएगी। और जब जड़ अच्छे से उखड़ के आएगी किसान भाइयों, तो आपका पौधा आगे अच्छा से तैयार होगा। अब दूसरी बात करें तो यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कितने सीड की जरूरत होगी। यदि आप हाइब्रिड ले रहे हैं तो 6 केजी और रिसर्च धान ले रहे हैं तो 10 से 12 केजी लगता है। तो हम बात कर रहे हैं एक बिस्वा क्षेत्र की। एक बिस्वा क्षेत्र में आप मोटा वाला रिसर्च धान 10 केजी, महीन वाला धान 8 केजी और हाइब्रिड धान की बात करें तो 6 केजी आप धान की नर्सरी एक बिस्वा क्षेत्र में तैयार करेंगे। यदि आपका जो है हाइब्रिड धान नहीं है, रिसर्च और देसी धान है, तो आप उसको नर्सरी डालने से पहले उपचारित कर लीजिए। किसान भाइयों, उपचारित करने के लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम लेना है और 2 ग्राम आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा प्रति केजी सीड के लिए 1 ग्राम, आधा से 1 ग्राम ट्राइकोंटानॉल जो कि आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आपका क्या करता है, नर्सरी को अच्छे से उसके फुटाव और अंकुरण में मदद करता है। इसको भी आप उसी के समय पर मिला सकते हैं। ना भी मिलाएं तो भी यदि अच्छी किस्म का सीड आपने लिया तो जमाव आपका अच्छा आएगा ही। तो ये किसान भाइयों आप कर सकते हैं। उसके बाद नर्सरी की जो प्रक्रिया है, आप नर्सरी तैयार ही करेंगे। किसान भाइयों, इस तरीके से उपचारित करने के बाद धान के सीड को करीब 12 से 15 घंटे आप भिगो कर रखेंगे और फिर उसके बाद जो है आप करीब 12 से 15 घंटे ही जूट के बोरे में ढक कर रखेंगे ताकि उसमें छोटे छोटे अंकुरण आ जाएं। किसान भाइयों, धान में अंकुरण आना चाहिए, अंकुरण को बड़ा नहीं होने देना चाहिए। यदि बड़ा अंकुरण हो जाएगा तो बुआई के समय अंकुरण टूट जाएंगे और फिर जमाव में दिक्कत आएगी। शाम के समय करीब 5 से 6 बजे के आसपास इसकी नर्सरी डालनी चाहिए। और जब भी आप नर्सरी डालेंगे उसके बाद 1 से 2 दिन चिड़ियों का आतंक रहता है, चिड़िया धान के बीज को खा सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा देखभाल करना पड़ेगा। आप वहां पर कुछ रासायनिक दवा का भी इसमें छिड़काव कर सकते हैं जिससे चिड़िया उसको दाने को ना खाएं, या फिर आप थोड़ा रहकर ही उसकी देखभाल कर सकते हैं कि चिड़िया वहां पर ना आए। इस तरीके से जब आप नर्सरी डाल देते हैं किसान भाइयों, अब तुरंत बात आती है कि आपके खेत में खरपतवार नाशी दवा का आपको प्रयोग करना है। आपको खरपतवार नाशी दवा का, आप यूपीएल कंपनी का साथी नाम से एक दवा आता है जिसको आपने यदि आज नर्सरी डाला है तो अगले दिन शाम या फिर उसके 1 दिन बाद, मतलब दूसरे दिन या तीसरे दिन आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम की जो पैकिंग आती है, 10 ग्राम की जो दवा आती है, उसको एक बिस्वा खेत में आपको डालना होता है। इसके लिए आप बालू ले सकते हैं, जो भी सफ़ेद वाली बालू होती है, उसमें इस दवा का घोल बनाकर मिक्स कर लीजिए। इतनी मात्रा में बालू लीजिए कि आपको खेत में आसानी से उसको छिड़काव कर सकें। आप बालू में दवा डाल के उसको खेत में छिड़क के फिर आप सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, इस तरीके से आप इसमें बालू में ये दवा मिलाकर डाल देंगे तो आगे आपके खेत में खरपतवार नहीं आएंगे। यदि किसान भाइयों ये दवा आप नहीं डाल पाते हैं तो आगे आपके पास टाइम होता है, आप 10 से 12 दिन की अवस्था पे जब इसमें खरपतवार निकलते हैं तो 3-4 पत्ती की अवस्था में आप इसमें नामनी गोल्ड दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप खरपतवार का इसमें जो है ध्यान रख सकते हैं कि खरपतवार आपकी नर्सरी में नहीं आएगा। किसान भाइयों, यदि आपने शुरुआत में हमने जो खाद बताया इसका आपने प्रयोग किया है,
और आप उचित जगह का प्रयोग करके नर्सरी डाल लें तो आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार होगी। किसान भाइयों, इतना सब काम करने के बाद आपको करीब 10 से 15 दिन के अवस्था के बीच में आपको एक स्प्रे लेना है। यदि आपके खेत में कोई रोग आया है या फिर रोग नहीं आया, फिर भी आपको एक स्प्रे लेना है। किसान भाइयों, इसमें आपको एक स्प्रे लेना है 13-045 का। NPK 13-045 15 लीटर के पानी में 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और इसी में हमको इसी के साथ जिंक सल्फेट लेना है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और किसान भाइयों, इसी के साथ हमको लेना है स्वाधीन नाम का एक फंगिसाइड आता है। किसान भाइयों, इसमें सल्फर भी होता है, तो आपको ये वाला फंगिसाइड लेना है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। किसान भाइयों, इतना जो है आपको मिक्सचर लेकर एक बार 10 से 15 दिन की अवस्था में आपको अपने धान के खेत में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है धान के खेत में पीलापन, पत्तियों में पीलापन आने लगता है। यदि आप पहले से ही स्प्रे किए रहेंगे तो पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। मान लीजिए आपने स्प्रे नहीं किया, फिर भी आपके खेत में अगर ये पीलापन आ जाता है तो आप तब भी इसका स्प्रे करेंगे, यही दवा जो आपका पीलापन से बचाएगी। यदि फिर भी नहीं ठीक होता है तो आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर यही वाला स्प्रे आप दोहरा सकते हैं। किसान भाइयों, ये इतनी तो बात हो गई, आप इतने इसमें ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपके खेत में पोषक तत्व कम है, आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार नहीं हो रही है, तो आप 15 से 20 दिन की अवस्था में आप एक बार इसमें टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं यूरिया के साथ जिंक का। यदि आप यूरिया के साथ जिंक का इसमें जो टॉप ड्रेसिंग करके फिर इसकी सिंचाई करते हैं तो आपकी नर्सरी और जल्दी से तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इतनी तो बात हो गई नर्सरी। अब इतना कुछ करने के बाद आपकी नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और उम्मीद करनी चाहिए कि आप 22 से 25 दिन की अवस्था वाली जो नर्सरी है, वो नर्सरी यदि आप खेत में अच्छे से ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपका जो है पौधे का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो एकदम सही रहेगा कि अब उसका कल्ले निकलने का टाइम है और उस टाइम पर वो आपके खेत में ट्रांसप्लांट हो चुका है तो अच्छी मात्रा में कल्ले निकल कर आएंगे। कभी कभी लेट भी हो जाता है तो मैक्सिमम आप 30 दिन की अवस्था मानकर चलिए। इससे लेट अगर नर्सरी हो रही तो मान लीजिए कि आपका उत्पादन घटने वाला है। तो किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कुछ और ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं जिनका आप स्प्रे कर कर कल्ले बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, खेत में ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद क्योंकि कल्ले निकलने की जो अवस्था होती है, करीब 25 से 30 दिन की अवस्था तक अच्छे से उसमें कल्ले निकलते हैं और आगे फिर कल्लों का बढ़वार भी होता रहता है। तो आगे और भी कई प्रक्रिया होती है जिसका अपनाकर हम खेत में कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक का यदि ये प्रक्रिया नर्सरी के समय पर हमने अच्छे से कर लिया है तो आपकी नर्सरी तो अच्छे से तैयार होगी ही होगी, साथ ही साथ इसमें कल्ली का फुटाव का कंडीशन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब कुछ बात आती है कि यदि आपके खेत में अभी कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आप और चाहते हैं कुछ हम ऐसा और कर दें कि जो आपके खेत में कल्ले बढ़ जाए, तो हम आपके लिए 2-3 दवाओं का और इसमें बताने वाले हैं। इनका आपको कैसे प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जब भी आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है कि जब आप जिस खेत में ट्रांसप्लांटेशन करने जा रहे हैं उसमें आपको सही तरीके से उचित खाद का प्रयोग करना है। और ये सब क्या होगा और क्या डोज रहेगा, ये भी एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। एक डिटेल वीडियो में हम आपको लिए लेकर आएंगे कि आपको खेत में ट्रांसप्लांट करना है तो वहाँ पर क्या क्या देना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमको इस समय पर ट्रांसप्लांट होने से पहले खेत में और ऐसा हम क्या डाल दें कि हमारा जो नर्सरी खेत में लगते ही अच्छे से उसका ग्रोथ होने लगे और कल्ले भी फूट के निकले। तो किसान भाइयों, 2 चीज़ है, एक तो है जिब्रेलिक एसिड और दूसरा है ट्राइकोंटानॉल। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसान भाइयों कल्ले बढ़ाने में और इसी के साथ और भी कई चीज़ों में बहुत ही लाभदायक होती है जो हमारे धान के खेत के लिए होता है। तो जब आपका समय आ जाए कि हमको परसों आपके खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है तो 2 दिन पहले आपको खेत में एक स्प्रे लेना है। किसान भाइयों अब बात करते हैं इन दवाओं के डोज की। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइकोंटानॉल का। किसान भाइयों, ये जो ट्राइकोंटानॉल है ये 3 रूपों में आता है। एक 0.01% EW के रूप में और दूसरा 0.05% EC के रूप में। ये जो दोनों दवाइयां हैं ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका डोज भी लगभग दोनों का ही सेम है। आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसका जो तीसरा रूप होता है 0.05 ग्रेनुल रूप में होता है। किसान भाइयों, इसका जो डोज है ये 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। ये जो है हमारा ट्राइकोंटानॉल, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। किसान भाइयों, इसका जो काम होता है ये प्लांट के ग्रोथ को, जो एक ही तरफा इसका ग्रोथ होता है उसको रोक कर इसको चौतरफा ग्रोथ देता है। मतलब इसके लिए जो जरूरी होता है उस हिसाब से ग्रोथ देता है। किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो सबसे पहले बताते चले जो ये पौधे होते हैं हमारे,
इसमें जो केंद्रक मतलब इसका जो मस्तिष्क होता है, ये खुद नहीं निर्धारित कर पाता कि हमको क्या करना है। इसको जिस हिसाब से पोषक तत्व मिलता है, जिस पोषक तत्व की अधिकता होती है, उसी तरफ से ये भागना शुरू करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको पीजीआर की जरूरत पड़ती है। पीजीआर क्या करता है, उसको सही दिशा में ग्रोथ देता है। यदि उसका शुरुआती अवस्था है तो उसके जड़ों को वृद्धि करेगा, उसमें नई फुटान देगा, उसके शाखाओं को भी वृद्धि करेगा। और अगर फल फूल वाली अवस्था पे आप इसका यूज कर रहे हैं तो उसमें पुष्पन को बढ़ाएगा, उसमें फूल जो है उसका परागण को अच्छे से कराएगा, फूल गिरने की जो दिक्कत आती है इसको कंट्रोल करेगा। और यदि फल बन गया है तो किसान भाइयों फल को टिकाए रखेगा और फलों की क्वालिटी में सुधार करेगा। तो इसी तरीके का जो होता है प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं, ये हर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग उसका टेक्निकल होता है और सबका इसी हिसाब से काम होता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ट्राइकोंटोनॉल की, आपको इसका यूज करना है। ये हम बात कर लिए 1 एकड़ की। अब दूसरी जो दवा बता रहे हैं किसान भाइयों, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है। किसान भाइयों ये भी अलग अलग रूपों में आता है। 1.001% के रूप में होता है, मैक्सिमम ये होता है लिक्विड के रूप में 1 लीटर की फाइल में मिलता है, तो ये 0.001 के रूप में होता है। इसको आप 150 से करीब 180 ml या फिर 100 से 180 ml मान के चल सकते हैं। अलग अलग फसलों पर इसकी हमको क्या डोज रखनी है इसके हिसाब से होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसमें ये ग्रोथ देता है। ये जो अगर आप शुरुआती अवस्था में इसको रखते हैं तो इसमें इसकी ब्रांचों को ग्रोथ देगा, ब्रांच नई नई निकलेंगी, इसकी शाखाएं बढ़ेंगी। और फिर अगर इसमें फूल फल आ रहे हैं तो फूल फल भर भर के आएंगे, फलों की संख्या बढ़ाएगा। और अगर फल बन गए हैं तो फलों का साइज बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से जैसे अगर हम किसी सब्जी में इसका यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है हमको हल्की है तो हमको कम डोज रखना है, और जो है टाइट है जैसे बैगन है तो हमको ज़्यादा डोज रखना है। तो 100 से आप जो है इसको मान के चलिए 180 जो है ml जो आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज करना है। किसान भाइयों अब तीसरी बात करें, हमको धान में जब लेना है तो इसके साथ हमको NPK 19-19-19 लेकर चलना है। 19-19-19 में नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तीनों होता है जो समुचित रूप से धान की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो इन तीनों को हमको लेकर चलना है 19-19-19 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर चलना है। तो इस हिसाब से हमको 1 एकड़ में करीब 180 से 200 लीटर पानी का यूज करना है। जब धान का हमारा खेत में ट्रांसप्लांट हो गया है तो हमको इसका जो यूज करना 2 बार स्प्रे करना है, एक 25 दिन की अवस्था पर, एक बार 45 दिन की अवस्था पर, 2 बार हम इसका स्प्रे करेंगे। अगर तीसरी बार आप कर सकते हैं तो 65 दिन की भी अवस्था पर आप इसका यूज करते हैं तो आपका लास्ट तक जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे से आएगा। किसान भाइयों हमने जो दवा का डोज बताया है ये आपको खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद लगाना है, लेकिन इसी दवा को आपको नर्सरी में 2 दिन के पहले आपको स्प्रे करना है। जब आप ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उसके 2 दिन पहले आपको इसी दवा का स्प्रे कर देना है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका जिब्रेलिक एसिड है और ट्राइकोंटोनॉल है उसका जो डोज है प्रति लीटर के हिसाब से आप जो लेकर चल रहे हैं उसको आप आधा कर लीजिए, और ना आपका जो NPK है आपको उसको उतना ही लेकर चलना है। इसका जब आप एक बार स्प्रे कर लेंगे आपके नर्सरी उखाड़ने के 2-3 दिन पहले, तो उस समय पर आपके पौधों में इसका यूज हो जाएगा आपका जो ट्राइकोंटोनॉल है और जो जिब्रेलिक एसिड है। और जैसे ही आप इसमें खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे पौधे का, क्योंकि उसके अंदर ये सब मौजूद है, उसका इफेक्ट तब तक रहेगा, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ लेगा और शुरुआत से ही आपके पौधे में इन सब चीज़ों की, इन तत्वों की पूर्ति रहेगी और आपका जो है शुरुआत से पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों जैसे कि बात करें, यदि आप स्प्रे शुरुआत में नहीं करते हैं तो आप पहला स्प्रे आप 20 से 25 दिन के अवस्था में करेंगे। और क्योंकि नर्सरी में एक छोटे ही एरिया में पूरी नर्सरी रहती है तो वहाँ पर आसानी रहती है, आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और फिर जब आप खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपकी नर्सरी रहेगी, बाकी पूरा खेत खाली रहता है, तो वहाँ पर आपका स्प्रे काफ़ी महंगा भी पड़ेगा और उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये जो कार्य है आप इसमें धान की नर्सरी में कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से अपने जो है धान में जो है कल्लों की संख्या अधिक ले आएंगे और आपकी पैदावार अच्छी निकल कर आएगी। तो किसान भाइयों काफ़ी लंबी वीडियो हो गई और शायद जो है कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगेगी, लेकिन कोशिश किया है हमने कि बहुत अच्छी जानकारी और जो डिटेल में जानकारी है वो आप लोगों के पास पहुंचाएं। और किसान भाइयों यदि इस तरीके की जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं, हम इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए आगे लेकर आते रहेंगे। और किसान भाइयों यदि आप शॉर्ट में जानकारियां चाहते हैं और शॉर्ट वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उसके लिए भी किसान भाइयों आप कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि आपको किस तरीके के वीडियो पसंद है, हम आगे आप लोगों के लिए उसी तरीके का वीडियो लेकर आएंगे। किसान भाइयों यदि आप धान की खेती कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल जानकारी उसमें कौन सी खाद कब देनी है और किस तरीके से हमको उसको मैनेजमेंट करना है, रोग कौन से आते हैं, इन सब की जानकारी चाहिए तो आप किसान भाइयों कमेंट करें। यदि हमारी वीडियो अच्छी चलती है तो हम आप लोगों के लिए दूसरी और वीडियो इसी तरीके से लाते रहेंगे। तो किसान भाइयों हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।